नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला और बड़ी खबर है आज बलराम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को देंगे बड़ी सौगात। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन। 9,802 करोड़ की परियोजना का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा भी होगा। पीएम मोदी आज बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम ने यूपी पहुंचने से पहले ही सरकारों पर कटाक्ष किया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि परियोजना पर काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे कभी पूरा नहीं किया गया और उनकी सरकार ने इसे पूरा करने के वास्ते कदम उठाया। जो परियोजना 4 दशक से अधूरी थी, उसे 4 साल में पूरा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरयू परियोजना का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सरयू नहर परियोजना का लाभ अब पूरे प्रदेश को मिलने वाला है। तमाम जिलों का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री। सरयू नहर परियोजना बेहद खास बताई जा रही है। इससे तमाम लाखों किसानों को फायदा होगा। 29 लाख किसानों को लाभ मिलने वाला है इसमें और यूपी के 9 जिलों को इससे फायदा होगा। सरयू नहर परियोजना के लिए एक बड़ा कदम पीएम मोदी की तरफ से उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात। सरयू नहर परियोजना के रूप में प्रधानमंत्री की नई सौगात। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आज सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और तमाम 29 लाख किसानों को उसमें फायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात मिलने वाली है। अब बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत कई जो जिले आसपास के हैं, जिस तरीके से वहां पर बाढ़ अपना प्रकोप जमाता था, या पूर्वांचल के वो जिलों जो नीचे है, यहाँ पर बाढ़ कहीं न कहीं परेशान करता था, लोगों को घर बेघर हो जाते, तो ये सरयू परियोजना कहीं न कहीं उसमें भी लाभदायक होने वाली है। और जो जमीन सिंचित नहीं होती थी, जहां पानी नहीं पहुंचता था, तो निश्चित तौर पर ये जो सरयू परियोजना है, इससे उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो अच्छी तरीके से इनकी खेती नहीं हो पाती थी, उपजाऊ जमीन थी, लेकिन पानी की वजह से वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता था। तो करीब लाखों जो बीघे जमीन है वो सिंचित होगी, ना कि उत्तर प्रदेश के वो किसानों को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये जो सरयू परियोजना है कहीं न कहीं किसान से जुड़े और जमीनी हकीकत पर पहुंचेगी। इसमें जो पूर्वांचल के जो हिस्से जो बाढ़ के क्षेत्र में या फिर सूखा क्षेत्र के, उनको किसानों को बेहद लाभ मिलने वाला है। जी अरुण, तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से इस परियोजना को जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि 1 साल बाद कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है और अब इस परियोजना की शुरुआत 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या चुनाव से जोड़कर इस परियोजना को देखा जा रहा है? देखिए, अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष का मानना ये बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में 3 किसान कानून को वापस लेना और फिर ये सरयू परियोजना लाना, यानी कहीं न कहीं जो आने वाला चुनाव है उसके मद्देनजर विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है। लेकिन इस सच्चाई में अगर हम जाते हैं तो विकास पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। भले ही चुनाव के नजदीक किया जा रहा हो, लेकिन वो किसान जो अभी तक नाराज थे उनके अंदर खुशहाली है। आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जिस तरीके से वहां पर किसान बैठे थे, बिल वापस होने के बाद सब अपने घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसानों को। ठीक है अनूप, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। एक और संवाददाता हमारे साथ चंद्र प्रकाश शुक्ला श्रावस्ती से जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश, आज सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन होने वाला है। 29 लाख किसानों को खुशी की एक लहर मिलने वाली है। अब प्रधानमंत्री भी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है इस विषय में कि कितनी खुशी किसानों में है और इस योजना को किस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में? बलरामपुर के हसुआ ढोल में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा है। प्रधानमंत्री आप आकर लैंड करेंगे
और किसानों को संबोधित करेंगे। उनकी बड़ी जनसभा मानी जा रही है ताकि इसमें किसान कितना प्रधानमंत्री लोगों को साथ पाते हैं, ये तो आने वाले। ठीक है चंद्र प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरयू नहर परियोजना बेहद खास मानी जा रही है। प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं। 29 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। यूपी के 9 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं और अब कहीं ना कहीं किसानों की पानी की जो समस्या थी वो कुछ हद तक कम होने वाली है। मिशन पश्चिम पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ सम्मेलन करेंगे। संबोधित वेस्ट यूपी के बूथों की समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। जेपी नड्डा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से भी मौजूद रहेंगे। पश्चिमी यूपी के 25,000 कार्यकर्ता यहां मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज बूथ सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पगडंडी से सूबे की सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा सटीक रणनीति बनाने में अब जुट चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 25,000 बूथ अध्यक्षों से संवाद करते हुए न सिर्फ उन्हें जीत का मंत्र बताएंगे बल्कि पश्चिमी यूपी के ज्वलंत मुद्दों को भी छुएंगे। विजय संकल्प रैली से पहले पश्चिमी यूपी का पारा भी परखेंगे। चुनाव के लिहाज से जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और मेरठ से हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं, उन्हें जीत का मंत्र भी देने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पश्चिम के 14 जिलों के 30,000 बूथ अध्यक्षों को आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जीत का मंत्र देंगे। शुभारती वीवी में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें विशाल बूथ सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और तमाम बड़े पदाधिकारी चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। विधानसभा प्रभारी और विस्तारकों के साथ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष संवाद करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन जो है माना जा रहा है, जिससे बूथ स्तर के इतने कार्यकर्ता शामिल होंगे। जी आदित्य, तो यह समझा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से अब पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए की जा रही है। बाकी की पार्टियां भी चुनाव के लिए तैयार हैं, कमर कस चुकी हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से मुखर होकर सामने आ रही है, पूरी तैयारियां सटीकता से करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और कोई चूक की गुंजाइश बीजेपी की तरफ से नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, भाजपा ने चुनाव को लेकर निचले स्तर से भी तैयारियां शुरू की है। हर जिले में बूथ कमेटियों का गठन किया जा चुका है। हर जिले में 30 से 40,000 पन्ना प्रमुख भी बनाए गए हैं। बूथ अध्यक्षों की जिम्मेदारी तय करने के लिए खुद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चुनाव से एक दिन पहले मतदाताओं की पर्ची बनवाने से लेकर बूथ तक लाने के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो माना जा रहा है कि जो भाजपा है वो ग्राउंड लेवल पे तैयारियां अब तैयारों में जुटी है। जी आदित्य, ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार जेपी नड्डा जो मुखर बिंदु हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, उनको भी उठाने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं उसमें? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध का ग्राफ देखें तो वो भी थोड़ा बहुत कम हुआ है या बढ़ा है, इस विषय में भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, अपराध एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि भाजपा ने जो है अपराध को जड़ से सफाया किया है, तो उनका फोकस अपराध पे भी रहेगा और जो भी छोटे छोटे मुद्दे हैं सभी पर जेपी नड्डा आज चर्चा करेंगे। जी चलिए आनंद, आदित्य, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा बूथ सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। 25,000 कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा भी करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी खबर मेरठ से। तो मिशन 2022 को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। 2022 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक की है। सुबह 11 बजे एसपी कार्यालय पर कई मुद्दों को लेकर मंथन होगा। इस बैठक में टिकट वितरण समेत कई मुद्दों पर मंथन होने वाला है। अखिलेश यादव ने सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बैठक सपा अध्यक्ष पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के कार्यक्रम के साथ साथ रैलियों और जनसभाओं के अलावा उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा संभव है। असली वाला लगेगा मार्च में। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं।
सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक लेने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और तमाम अध्यक्षों से बैठक में मुलाकात करेंगे, मुद्दों पर चर्चा भी करने वाले हैं। 2022 के चुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी सतर्क और सक्रिय दिखाई दे रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आज सपा अध्यक्ष बैठक करने वाले हैं, काफी अहम मानी जा रही है बैठक, किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और जीत का किस तरीके से मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को? देखिए, आज सभी जो जिले के जिलाध्यक्ष हैं, जिन नगर अध्यक्ष और जो उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, उन सभी को आज मुख्यालय बुलाया गया। अखिलेश यादव सबसे बैठक करेंगे। खास बात है कि वो हर जिले से रिपोर्ट मांगेंगे और वहां की समीक्षा भी करेंगे कि जिले में समाजवादी पार्टी का क्या ग्राफ है, इसको लेकर भी समीक्षा होगी और जो दावेदार है उनको लेकर भी फीडबैक किया जाएगा कि जो दावेदारी कर रहे हैं आखिर उनमें कितना दम है। तो कहीं ना कहीं पूरा एक समीक्षा है। साथ ही वो जो बूथ स्तर की जो मजबूती है उसको लेकर भी मंत्र देंगे कि कैसे बूथ को मजबूत करना है और नगर अध्यक्षों को पूरी तरह से आज बताया जाएगा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए इनको क्या क्या करना है। तो फिलहाल काफी अहम मानी जा रही है ये वाली बैठक और सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हो जानी थी और उसमें कई जो बड़े नेता है वो भी चुनाव में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की अध्यक्षता में पूरी बैठक हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में तमाम अध्यक्षों को बुलाया गया है और इस पर अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। बड़ी खबर लखनऊ से। एक साल से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन की अब घर वापसी हो रही है, जिसको लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। किसानों में जश्न का माहौल है। कानून वापसी की मांग मनवाकर आज किसान घर लौट रहे हैं। इस बीच किसानों ने आज पूरे देश में विजय दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान खाने के लिए तमाम व्यंजन और पकवान की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली से हरियाणा तक से किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकानों को किसानों ने तोड़ दिया है। सड़क से तंबू, टेंट और पंडाल हटाए जा रहे हैं। आंदोलनरत किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां तक में घर बना लिए थे। और गाजीपुर बॉर्डर से हैदर अली हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। हैदर, क्या वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? करीब एक साल के बाद लगभग किसान अब घर वापस लौट रहे हैं। जो अस्थायी घर बनाए थे उन्होंने, ईंटों के टेंट और पंडाल बनाए थे, वो भी तोड़ रहे हैं। अब जश्न भी मना रहे हैं, गानों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, व्यंजन की भी व्यवस्था की गई है। क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? किस तरीके से खुश है किसान? देखिए ऋषभ, अगर गाजीपुर यूपी गेट की बात की जाए तो जश्न का माहौल यहाँ पर जगह जगह देखने को मिल रहा है। जितने भी किसान हैं वो पैकिंग अपनी कर चुके हैं। बस एक 11 बजे एक प्रोग्राम करना है, तो समारोह होगा, एक मुख्य अतिथि राकेश टिकैत होंगे जो जनसभा को संबोधित करेंगे। सभी किसानों का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद किसान अपने घर रवाना हो जाएंगे। जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डीजे बज रहा है, तो किसान डांस कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि एक साल बाद वो कहीं ना कहीं अपने घर वापस जाने वाला है। और रही बात दूसरी ऋषभ, कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक दुख भी है कि जो बड़ी तादाद में यहाँ पर अलग अलग जिलों के किसान यहाँ पर मौजूद हुए थे, आज उनसे ही बिछड़ने का दिन है। यही वजह है कि दुख भी है और खुशी भी है, क्योंकि वो एक साल बाद अपने परिवार से मिलेंगे। और यही वजह है कि पैकिंग तो सारी किसानों की हो चुकी है, लेकिन कुछ पैकिंग ऐसी भी है जो लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि 15 तारीख तक राकेश टिकैत का कहना है कि वो गाजीपुर यूपी गेट से लेकर अलग जितने भी बॉर्डर पर किसान उनके एक आवाज पर आकर बैठ गए थे धरने पर, उनको जब तक वो पाकिस्तान अपने घर तक नहीं पहुंचा देंगे जब तक वो भी वापस नहीं जाएंगे। और 15 तारीख तक यही वजह है कि राकेश टिकैत यहीं पर मौजूद रहेंगे, 15 तारीख को यहाँ से जाएंगे। बाकी जितने भी किसान हैं जो पहले दिन से ही यहाँ रुके हुए हैं, उन्होंने अपनी पैकिंग पूरी कर ली है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार है। बस राकेश टिकैत जी का इंतजार है कि वो धन्यवाद समारोह को संबोधित करें और उसके बाद किसान अपने घर वापस जाए। जी ऋषभ। जी हैदर, इसके अलावा किसान अपनी जीत बता रहे हैं, पूरे देश में किसान इसका जश्न भी मना रहे हैं। आगे क्या रणनीति है किसानों की? किस तरीके से अब घर लौटेंगे, वापस से अन्न उगाएंगे और देश के हित में सहयोग करने वाले किसानों का क्या कहना है इस विषय में? लेकिन जब हमने किसानों से इस बारे में बात की तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना था कि हमारी जीत तो है, लेकिन अगर जो सरकार है वो पहले ही मान लेती तो 750 किसानों की मौत नहीं होती। और यही वजह है कि किसान एक तरफ खुश भी है तो एक तरफ परेशान भी है, क्योंकि जब वो यहाँ से घर वापस लौट कर जाएंगे तो 750 किसान जो अपने घर नहीं जा पाए, जो इस बीच में मारे गए, तो उनके परिवार वालों से वो कैसे मिलेंगे। हालांकि बात यह भी है कि जहां सरकार ने इनकी बातों को मानने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, तो राकेश टिकैत का यही कहना है
कि अगर दोबारा कभी सरकार हमारी बातों को नहीं मानता है तो ये आंदोलन दोबारा से भी इकट्ठा हो सकता है। और यही वजह है हैदर, पीछे तस्वीरें भी आप दिखाते जाए हमारे दर्शकों को, किस तरीके से किसान टेंट खाली कर रहे हैं, किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। पीछे की जरा तस्वीरें भी दिखाते जाइए, और हो सके तो किसी किसान से बात भी कीजिए, किस तरीके से खुशी इजहार कर रहे हैं। देखिए ऋषभ, ये चारों तरफ का नजारा है जहां आज काफी भीड़ है, क्योंकि जो लोग अपने परिवार से मिलने भी आए हुए हैं, परिवार वाले और किसानों को लेने भी आए हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद है जो खासकर किसान है। सर एक मिनट, आज आप यहाँ से जाने वाले हैं, पूरे 1 साल में जाने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है? भाई अच्छा भी लग रहा है, गम भी बहुत है। जो हमारे बीच में हमारे किसान साथी यहाँ पर शहीद हो गए, अगर सरकार हमारी जायज मांग थी वही तो मांगी थी हमने। आपके मालिक क्या भीड़ है इसका? 750 किसानों के घरों में हमारे किसान भाई वापस न जा पाए। अच्छा इसलिए लग रहा है हमारी सच्चाई की जीत हुई है और जो घमंडी थे इनकी हार हुई है। अच्छा, जगह जगह डीजे बजाया जा रहा है, झूम रहे हैं किसान, तुम्हें अच्छा भी लग रहा है। उसका समारोह है जो स्थगित जो हो गया है, उसके बाद राकेश टिकैत अब मंच को संचालन करेंगे और जब वापस जाने का कहेंगे, तो क्या गांव में भी उत्साह का वो माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कोई प्रोग्राम रखा गया गाँव में? हाँ, जगह जगह प्रोग्राम है। जब टिकैत साहब 15 तारीख को यहाँ से जाएंगे, मुझे नहीं लगता 2 दिन तक मैं गाँव में जा पाऊंगा। मुझे 15 की दूरी यहाँ से मात्र 80-90 किलोमीटर के करीब है, और 2 दिन में राकेश टिकैत जी मुझे 15 तक जाकर मिलेंगे। इतने स्वागत प्रोग्राम गाँव के अंदर है, वक्त में है, और सभी किसान भाई खुश है कि किसान सरदारी जो हमारे किसान के सरदार थे उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय पर कायम रहे, और जो उन्होंने कह दिया था किसान नेता जुड़े हुए आपसे, उनसे पूछिए जरा, 1 साल में काफी नुकसान भी हुआ होगा। 1 साल में जो नुकसान हुआ है, 700 किसानों की जो जान गई, उसका ज्यादा गम है, या फिर कृषि कानून वापस लिया गया 1 साल बाद, उसकी ज्यादा खुशी है? किसान में जो खेत में काम करता था वो नहीं हो पाया इस आंदोलन के चलते। सरकार ने बेशक लेट करा, लेकिन आपको भी नुकसान काफी हुआ। क्या नुकसान हुआ है वो? नहीं, खेत तो हमारे ऐसा कोई नुकसान नहीं। तो हम बारी बारी से सुपरवाइज यहाँ आ रहे थे, देखिए साहब लगातार यहाँ रहे, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने कह दिया था अगर हम यहाँ पर थे तो हमारे जो पड़ोसी भाई थे वे हमारा खेत में काम कर रहे थे। इतना बड़ा नुकसान हम खेत में अपनी फसल को नहीं है। फसल हमने बाकायदा की है, आंदोलन भी चलाया है, हम चलाना जानते हैं। और इस नवी पीढ़ी में हमें टिकैत साहब ने वो रास्ता दिखा दिया कि आगे समय अगर आंदोलन चलाना पड़ा तो कहीं विचलित नहीं होंगे, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन मुझे लगता है आज तक हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या में चला हो। 750 किसान भी मारे गए हैं, उनके प्रति कैसी संवेदना है उनके परिवार? ठीक है हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी बता रहे थे, जहां पर किसान खुशी मना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर थी, जहां पर संवाददाता किसानों से बातचीत कर रहे थे। वो बता रहे थे कि 700 किसानों के मारे जाने का दुख भी है, और लेकिन खुशी भी है उन्हें कि 1 साल बाद उनकी जीत हुई है। किसानों के चेहरे एक बार फिर से खिल उठे हैं, एक बार फिर से वो खुशियां मना रहे हैं, गाजे बाजे के साथ डांस कर रहे हैं, और व्यंजनों का व्यवस्था भी की गई है। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा निवासी विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए थे। पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर न्यू आगरा क्षेत्र के सरन नगर स्थित उनके आवास पर लाया जा रहा है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार ताजगंज के मोक्ष शमशान घाट पर होगा। शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद विंग कमांडर के परिजनों से मुलाकात कर उनके परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की थी। साथ ही शहीद के पिता को ढांढस बंधाया और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सभी भारतवासी अपनी संवेदनाओं के साथ शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि शहीद का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ ही आज भारतीय थल सेना को 319 युवा जाबाजों की टोली मिल गई है। इसके साथ ही मित्र देशों के 68 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षक अधिकारी परेड की समीक्षा कर पास आउट को हो रहे जेंटलमैन कैडेट्स से सलामी लेंगे। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इस बार भी परेड के दौरे पर हर स्तर पर बेहद सतर्कता बरती गई। आईएमए के ऐतिहासिक चैटबुट भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई है। पीओपी को सादगी से आयोजित किया जा रहा है। परेड के दौरान ड्रिल स्क्वायर पर मार्च पास्ट, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और ओथ सेरेमनी की रस्म तो होगी। आज विसर्जित की जाएंगी सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीडीएस की पत्नी मधुलिका की अस्थियां भी विसर्जित होंगी। वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान से होगा अस्थि विसर्जन। तीर्थ पुरोहितों के साथ रीति रिवाज से अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। तीर्थ पुरोहित रीति रिवाज के साथ अस्थियों को विसर्जित करेंगे। बड़ी खबर हरिद्वार से, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आज अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा, रीति रिवाज से किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं हरिद्वार घाट पर? विकास, सुन पा रहे हैं? लगता है विकास से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। हरिद्वार में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विधि विधान से अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। तो सीडीएस विपिन रावत और तमाम उन शहीदों को आखिरी अलविदा। INS 24/7 में आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।